क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर जो है दूध से दही कैसे बन जाता है? हम लोग भोजन करते हैं तो कैसे पच जाता है? लोहा में जंग कैसे लग जाता है? पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप कैसे बन जाता है? ये सब घटनाओं के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि आखिर यह जो है कैसे होता है। तो आज हम लोग इसी के पीछे का राज जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोग को पढ़ने को मिलेगा 10वीं कक्षा का। जब आप लोग साइंस उठाइएगा तो उसमें का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। यह चैप्टर का पहला वीडियो है, इसमें और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत, ठीक है? तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन घटनाओं को जानने से पहले इन सभी बातों को ध्यान देते हैं, और इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया आखिर कहते किसको है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो परिभाषा है भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन हमको जो सबसे ज्यादा सटीक परिभाषा लगा वो यही है, जिसे आप लोग इस बोर्ड पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ठीक है, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे आप लोग को यह जो है बहुत ही ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिया करते हैं, ठीक है? आप लोग मार्केट से जाइएगा और मैग्नीशियम का रिबन जरूर खरीदिएगा, ठीक है? मार्केट में जाइएगा, मैग्नीशियम का रिबन खरीदिएगा, ठीक है? उस मैग्नीशियम को रिबन को जब लाइएगा तो उसके बाहरी परत को हटाने के लिए आप लोग उसको रगड़ करके उसके बाहरी परत को हटा दीजिएगा, ठीक है? और जो शुद्ध मैग्नीशियम बचेगा, ठीक है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, दहन कीजिएगा, ठीक है? दहन यानी कि जलाइएगा, ठीक है? उसको जलाइएगा तो देखिएगा कि राख बन जाता है। अब आप लोगों से यह पूछेंगे कि जब जलाइएगा तो कैसा लौ के साथ जलता है, तो आप लोग का जवाब जो आएगा, आप लोग जब देखिएगा उसको जलाते हुए तो देखिएगा सफेद लौ के साथ जलता है, और यहाँ पे जो जलने के बाद सफेद चूर्ण के रूप में राख प्राप्त होता है, और उस राख का जो है नाम है, रासायनिक नाम, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं अर्थात दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि वो जो राख प्राप्त होता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? वो भी सफेद प्राप्त होता है। आप लोग जला करके देखिएगा। अगर इसी को हम लोग इतना न लिख करके एक छोटा सा बात में लिखे तो मैग्नीशियम का संकेत आप लोग Mg जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है? दहन करते हैं तो दहन जो होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन के साथ ही होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, ठीक है? यानी कि मैग्नीशियम जो है दहन हो रहा है इसका, ठीक है? तो जब दहन होने के फलस्वरूप जो बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बात को हम लोग इतना छोटा सा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसको जो व्यक्त किए हैं, ठीक है, इस रूप में व्यक्त किए हैं, इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन, और इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, आखिर जो यह है होता कैसे है, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले। इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है वो देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म यानी कि हीट देते हैं उसको, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त हो जाता है, ठीक है? जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो है सूत्र होता है, ठीक है? इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ गर्म करने का पहचान यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा के रूप में होता है, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, ठीक है? तो क्या आप जानते हैं कि आखिर जो है रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, ठीक है? यानी कि इसके होने की क्रिया विधि क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं अम्ल का, जैसे HCl, और दूसरा उदाहरण लेते हैं एक क्षार का, ठीक है, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? ये जब अभिक्रिया करता है तो आप लोगों को पता होगा कि NaCl और यहाँ पे H2O बनता है। अब ये कैसे बना, सवाल यहाँ पे यही है कि ये कैसे बना। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं।
ये जो है ये अभी यौगिक के रूप में है, तो यह सबसे पहले अपने अवयवी तत्वों के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे अवयवी तत्व कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है अलग। और यह जब टूटेगा तो यहाँ पे जो है प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे जो है माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। Na और OH है तो यहाँ पे टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, यहां से जो है इसका अभिक्रिया होता है। आप लोग जानते होंगे कि प्लस वाला जो है माइनस के साथ संयोग करेगा और माइनस वाला जो है प्लस के साथ संयोग करेगा। ठीक है, तो यहां से जो है Na प्लस और Cl माइनस दोनों अभिक्रिया कर संयोग करता है, यह दोनों का करता है, संयोग करता है। तो यहाँ से NaCl प्राप्त हो जाता है और OH जो है और H जो है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो दोनों संयोग करता है, तो यहाँ पे H2O प्राप्त होता है। बात क्लियर। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर जो है यहाँ प्लस में ही कैसे टूटा या माइनस में भी कैसे टूटा, या प्लस में या माइनस में कैसे टूटा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब इसको जानने के लिए 9वीं क्लास में थोड़ा सा चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है 17 होता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि बाह्यतम से कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7 होता है। 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्यतम से कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बाह्यतम से कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे सोडियम के बारे में बात करते हैं, तो सोडियम जो है Na और इसका परमाणु जो संख्या होता है 11 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा। 2, 8, 10, 1, 11। यहाँ पे 2, 8, 10, 10, 7, 17, 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे समझते हैं ये जो है तत्व है। अब इनके बाह्यतम संख्या का इलेक्ट्रॉन जो है इसको जानने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है कि यह जो है तत्व कोई भी जो है यह अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, इसके बाह्यतम समय उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बताता है। ठीक है, अगर इसके बाह्यतम समय इलेक्ट्रॉन जो है 8 रहता है तो अभिक्रिया नहीं करता है, 8 से कम रहेगा तो अभिक्रिया करेगा, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। बाह्यतम समय इलेक्ट्रॉन जो है 8 से अधिक नहीं हो सकता, जब भी होगा तो 8 या 8 से कम होगा। तो जब बाह्यतम समय अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बाह्यतम समय 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर 8 से कम है तो अभिक्रिया करता है। अब इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं कि अगर बाह्यतम समय इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2 या 3 अगर इतना रहता है, ठीक है, और यहाँ पे बाह्यतम समय इलेक्ट्रॉन जो है 4 रहता है, या बाह्यतम समय इलेक्ट्रॉन जो है 5, 6 या 7 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, जब बाह्यतम समय जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम समय उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो बाह्यतम समय जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है अगर 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, ठीक है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। ठीक है, अगर बाह्यतम समय 4 इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, शेयर करेगा एक दूसरे से। ठीक है, और जब यहाँ पे 5, 7, 6 मिस्टेक हुआ है, 5, 6, 7 रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, साझा करता है और ग्रहण करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सोडियम जो है अगर इसका हम लोग परमाणु का स्ट्रक्चर एक सिंपल सा बना है तो देखिए क्या होगा, इसमें 3 कक्षा आएंगे। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, और जो तीसरा कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बात क्लियर, समझिए। अब इसके जो कक्षा में बीच में जो होता है वो होता है प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और बाहर में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस चार्ज। बात क्लियर। तो जब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो समझिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे त्याग करेगा, ठीक है, तो समझिए
प्रोटॉन का जितना संख्या होता है उतना ही बाहर में इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है, और यही जो प्रोटॉन का संख्या होता है वो यह परमाणु संख्या कहलाता है। बात क्लियर? तो परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन का संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन का संख्या उसी के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का दोनों जो है सेम होगा। बात क्लियर? तो प्रोटॉन मान लीजिए सोडियम में 11 है, सोडियम में कितना प्रोटॉन है? 11। तो कहने का मतलब है प्लस चार्ज जो है 11 गो है, प्लस चार्ज कितना है? 11 गो है, टोटल 11 गो है। तो प्रोटॉन जब 11 गो है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 गो होगा, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज भी यहाँ पे 11 गो है। ठीक है, बात क्लियर? अब यहाँ पे समझिए क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो बातों से एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, यानी कि माइनस चार्ज जो है एक वो त्याग कर देगा। बात क्लियर? तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पे माइनस चार्ज जो अब बचा वो 10 गो बचा, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज बचा वो 11 गो बचा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, प्लस 10 गो और माइनस 10 गो खत्म हो जाएगा, चार्ज उतना बैलेंस कर देगा, लेकिन एक प्लस चार्ज जो है एक्स्ट्रा बच जा रहा है। एक प्लस चार्ज क्या बच जा रहा है? एक्स्ट्रा। तो यही जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, यानी कि एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गायब है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या है? गायब है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा है। बात क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लोरीन जो है इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें भी 3 कक्षा है। ठीक है, तीनों कक्षा हम लोग बनाते हैं। पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा। बात क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जब 7 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, बातों में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ग्रहण करेगा। अब ग्रहण क्यों करता है, त्याग क्यों करता है, इसके पीछे कारण है कि बातों में 8 इलेक्ट्रॉन का होना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो यह जो है जो तत्व है वो अस्थायी रहेगा, यानी कि अब अभिक्रिया नहीं करेगा। बात क्लियर? तो अगर यहाँ पे ग्रहण 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसके बाद में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अस्थायी हो जाएगा। बात क्लियर? यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग दे देगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बाद में बचेगा, तो यह भी क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो इसी के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है। बात क्लियर? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो जरूर 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा? ग्रहण करके 8 को पूरा करना चाहेगा, 7 को त्यागेगा तो बहुत टाइम लगेगा और ऐसा संभव है भी नहीं। बात क्लियर? अब समझिए यहाँ पे, तो क्लोरीन के पास कहने का मतलब है भीतर में जो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन है प्लस चार्ज, तो यहाँ पे 17 को जो है वो प्लस चार्ज है, 17 को क्या चार्ज है? प्लस चार्ज, और यहाँ पे बाहर में भी जो है 17 को माइनस चार्ज है। बात क्लियर? समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि माइनस चार्ज जो है एक और आ गया, तो यहाँ पे टोटल माइनस चार्ज जो हुआ 18 को हो गया। ठीक है, तो 17 को प्लस और 17 को माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज जो है बच गया, इसी को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं क्लोरीन पे माइनस चार्ज। बात क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्लस कहाँ से आता है, माइनस कहाँ से आता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वहां पे प्लस आएगा, अब जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उतना ही प्लस आएगा। अगर 2 को इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो 2 को प्लस लिखेंगे, 2 को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 को माइनस लिखेंगे। बात क्लियर? तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो है संपन्न हो पाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने छोड़ा है, तो अगर और भी डीपली में जानना चाहते हैं तो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट सफलता एक्सप्रेस में जरूर पहुंचे। इसकी जानकारी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए भी मत, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो आप सभी का इसी तरह से प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद।